हेलो नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी क्लासिक तरीके से ही तैयार होंगे। कैसे हैं आप लोग? मौज चल रही है भाई। मौज जो है बराबर चलनी चाहिए, किसी बच्चे की मौज नहीं रुकनी चाहिए। एक बच्चे का कहना है फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? अरे भाई फिजिक्स की छोड़ो भाई, पहले हम इकोनॉमिक्स तो देख लें। फिजिक्स आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, याद रखें। मैं साइंस नहीं पढ़ाता। भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की बात की गई है। कंप्लीट थ्योरी आपको यहाँ देखने को मिलती है। एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। डाउट सेक्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। अंतिम क्लास के अंदर, अंतिम नहीं मतलब कल की क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर हम कहां पर पहुंच चुके थे गाड़ी को लेकर? ठीक है, कल की क्लास के अंदर हम गाड़ी पहुंच चुकी थी हमारी यहाँ पर। मैं आपको आय के मेथड्स बता रहा था, किस प्रकार से भारत के अंदर जो आय है वो कैलकुलेट की जाती है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, क्या उसके तरीके होते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि भाई राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां जो होती है, मैंने आपको 4 तरीके बताए थे। इसमें जो बेस्ट तरीका माना जाता है उत्पादन विधि माना जाता है। उत्पादन विधि का एक एडवांस फॉर्म आजकल आ गया है जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? सकल मूल्यवर्धन विधि इसको बोला जाता है। तो काफी फेमस वो चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है। अब सबसे जरूरी चीज क्या आती है, जो कल की क्लास में भी मैंने डिस्कशन किया था कि देश की राष्ट्रीय आय का गणना तो भले ही आप कर, लेकिन देश की राष्ट्रीय आय की गणना में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, या मतलब आप समझिए कि देश की राष्ट्रीय आय, देश की, देशी नहीं भाई, देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख अवयव, की गणना के प्रमुख अवयव, प्रमुख अवयव, अवयव, ठीक है। चलो, अवयव का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ, इंपोर्टेंट फैक्टर्स इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इनकम, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज आती है? जीडीपी, जीएनपी एंड एनडीपी, एनएनपी, ये सारे के सारे फैक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी, देखो जीडीपी के बारे में अब से पहले आपने बहुत बार सुना होगा कि सर जीडीपी ये, जीडीपी वो, देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही, देश के लोग काम नहीं करते, देश जीडीपी में पिछड़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का इतना प्रतिशत हो गया, जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो देश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, भारत का बजट जीडीपी का इतने प्रतिशत भी नहीं है, भारत में राजस्व के द्वारा कमी की जा रही है, देश की जीडीपी बिगड़ चुकी है। तो ये स्टेटमेंट सुने हैं आपने लोगों के? जी हाँ। तो जीडीपी, जीडीपी बहुत बार यहां पर आया। आखिरकार ये जीडीपी होता क्या है? क्लास में जो बच्चे आए हैं उसके अंदर प्रेमवीर, मनीष और जो है काफी ज्यादा खुश है, लग भी रहा है। तो भाई मनीष आपका स्वागत है, अच्छा लगा भाई मनीष आप आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है मैं किसी स्पेशल एक ही बच्चे को नहीं, आप सभी स्पेशल हैं, सभी खास हैं, याद रखना। जीडीपी की बात हम करते हैं। जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप अब से पहले 10वीं बार इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक बेहतर नजरिए के साथ पढ़िए। सबसे पहले आप लिखेंगे एक देश की सीमा के, एक देश की सीमा के भीतर, सीमा के अंदर, भीतर मतलब अंदर, ठीक है, एक देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई कुल वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य, उत्पादित की गई कुल वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य, कुल वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य, सेवा का मौद्रिक मूल्य, वस्तु व सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। माहौल को समझो, ठीक है। चलिए प्रभात आ चुके हैं भाई, प्रभात आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अब माहौल को समझिए। देखो ये है वर्ल्ड फेमस इंडिया का मैप, जो इंडिया का मैप आज की डेट में बड़े बड़े संस्थाएं नहीं बना पा रही हैं, वो एवेंजर्स के जीत सिंह राणा सर ने बना दिया है। यानी मैंने बना दिया है, ठीक है। चलो यार मजा नहीं आया, थोड़ा दोबारा बनाया जाएगा। मजा आना बेहद आवश्यक है, याद रखना अपने जीवन में। अगर वो आपसे बात करती हैं उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रही, तो उनसे पूछ लेना बेटा, ठीक है। चलिए ये भाई अब फिर भी ठीक है, पहले के मुकाबले देखा जाए तो ये वाला बस ये हिस्सा थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई अब ठीक है। तो ये है हमारी इंडिया, ये है इंडिया की बाउंड्री लाइन।
ये है इंडिया और ये है इंडिया की बाउंड्री लाइन। तो इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर, यानी जो इंडिया की बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर जितनी भी चीजों का उत्पादन होगा, भले ही वो वस्तु हो, भले ही वो सेवा हो, वो जीडीपी के अंदर काउंट की जाएगी। लेकिन बशर्ते वो इसकी सीमाओं के अंदर होना चाहिए। तो इसकी सीमाओं के अंदर कोई भी अगर सर्विस बनेगी, कोई भी अगर मतलब वस्तु का निर्माण होगा, वो बिकेगी, पैसा बनेगा, वो सबका सब जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज यही है कि वो इसकी सीमाओं के अंदर होना चाहिए। समझ में आई बात? वो जीडीपी है। तो मैंने बताया एक देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई कुल वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है सर, मतलब सर थोड़ा सा ना एक बार एग्जांपल सा देके बता दो। अच्छा ठीक है बेटा, देखो बात क्या है, जैसे मान के चलो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान के चलिए प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है। प्राथमिक क्षेत्र में एक किसान ने अपना, एक किसान है, मतलब एक किसान ने अपना 1 टन गेहूं जो है उत्पन्न किए, 1 टन गेहूं जो है उत्पन्न किए, और वो इसने कितने के बेचे? 25,000 के बेच दिए। कितने के बेच दिए? 25,000 के बेच दिए, या 2.5 लाख के बेच दिए, 2.5 लाख के बेच दिए। 1 टन गेहूं इसने 2.5 लाख के बेच दिए। तो ये हमारी देश की जीडीपी में जुड़ जाएगा। इस तरीके के ना जाने कितने किसान होंगे। और केवल ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ गेहूं ही हो, अरे बहुत सारी चीजें, किसी ने मक्का बोई होगी, किसी ने ज्वार बोई है, किसी ने बाजरा बोई है, तो प्राथमिक क्षेत्र से तो हजारों चीजें निकलेंगी। कोयले का खदान हुआ है, मछली पाली है, तो बहुत सारी चीजें। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो भी चीजें निकलेंगी, मान के चलो एक किसान नहीं करा तो ये जीडीपी में जुड़ेगा। ठीक है, मान के चलो प्राथमिक क्षेत्र से हमारी जो इनकम आई है वो इतनी आ गई। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के अंदर देखोगे दुकान पे सामान वगैरह, जैसे डिजिटल बोर्ड ही है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है, ये द्वितीय क्षेत्र का, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में असेंबल होता है, इंडस्ट्रीज को बनाती है। तो मान के चलो द्वितीय क्षेत्र से एक देश के अंदर एक व्यक्ति ने, एक बनिए ने यहां पे मान के चलो 5 लाख रुपए कमाए, मतलब 5 लाख रुपए इसने बना दिया, छाप दिए 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का सामान इसने मार्केट में उतार दिया, तो वो भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने टूरिज्म करके, इसके अलावा गवर्नमेंट ने बस चलवा के, परिवहन से, टूरिज्म से, बैंक की सेवा चला के, हॉस्पिटल की सेवा चला के, इन सबको कमा के मान के चलो 10 लाख इन्होंने भी कमा लिए। अच्छा, जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, चलो 10 लाख इन्होंने भी कमा लिए, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने कमाए, वो किसी आम व्यक्ति के द्वारा भी या गवर्नमेंट के द्वारा मिल बांट के कमाए गए हैं इतने रुपए, या इतने रुपए की सेवा जो है मार्केट में आपको देखने को मिली। तो इस आधार पर देश की टोटल जीडीपी कितनी हुई? तृतीय क्षेत्र में चतुर्थ पंचम को मैंने ऐड ऑन कर दिया है, क्योंकि कर सकते हैं, रूल दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में, आप तृतीय क्षेत्र के अंदर 4th और 5th को ऐड कर सकते हैं। अब मुझे बताइए देश की टोटल जीडीपी कितनी हुई? देश की टोटल जीडीपी कितनी हुई? टोटल जीडीपी बताइए देश की कितनी हुई? इस अकॉर्डिंग मुझे बताइए देश की टोटल जीडीपी कितनी हुई? ठीक है, चलिए, ये तो काफी आसान बेसिक सा सवाल पूछा मैंने, देश की टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी एक देश की सीमाओं के अंदर। जैसे मान के चलिए जो कृषि देश है, कृषि एरिया है, मान के चलिए कृषि वाला एरिया यहां पर है अपना, ठीक है, यहाँ कृषि हो रही है, यहाँ कृषि हो रही है। आप मेरी ड्राइंग को हल्के में ले रहे हो, मतलब देखो तुम, अब तुम हल्के में लेना है भाई, कुछ कृषि वाला नहीं है, अच्छा बनाना पड़ेगा। ये लो, तो फिर ये बनाया मैंने पेड़, यहाँ पे हो रही है भाई कृषि, ठीक है, ये है इंडस्ट्री। गुजरात का एरिया बेसिकली फेमस है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, ये बन चुकी है इंडस्ट्री, धुएं निकल रहे हैं, देखो यहाँ इंडस्ट्री, यहाँ सर्विस चल रही है, तो सर्विस में जैसे प्लस हॉस्पिटल है सर्विस के लिए, ठीक है, या आप कह लीजिए यहाँ पे बैंक के कर्मचारी बैठे हुए हैं, ठीक है, बैंक बना हुआ है, तो ये सर्विस है। इन तीनों ने पूरे संपूर्ण भारत में मिलकर ये सब चीज कमाई है, ठीक है। तो टोटल जीडीपी देश की कितनी हो जाएगी? संपूर्ण जुड़ जाएगा ये 5, 10, 15, 2, 17, तो 17,50,000, 17,50,000 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये देश की टोटल जीडीपी होगी, जितनी भी चीजें यहाँ पे आई हैं वो सबकी सब इसमें शामिल कर दी गई है। तो ये होगी भैया देश की टोटल जीडीपी। लेकिन माहौल यहाँ कंप्लीट नहीं होता, माहौल यहाँ कंप्लीट नहीं होता। माहौल को कंप्लीट करने में थोड़ा और समय आपको आगे देखने को लगेगा, उसको समझेंगे तभी आपको समझ में चीजें और आएंगी। लेकिन बताओ ये चीज आपने नोट किया नहीं की? ठीक है, चलो नोट कर लिया, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है, टोटल जीडीपी कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आता है जीडीपी के साथ ही एनडीपी, एक आपको देखने को मिलता है एनडीपी। एनडीपी इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी को हम क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें, इसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद उसको बोला जाता है। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में अगर हम बात करें, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप उसके अंदर क्या समझेंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, चलिए।
ठीक है, चलिए तो अब शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जीडीपी को उत्पन्न करने में, जीडीपी को प्राप्त करने में जो मूल्य ह्रास होता है, जो मूल्य ह्रास हुआ, मूल्य ह्रास होता है, उसको जीडीपी में से निकालने के पश्चात, उसको जीडीपी में से निकालने के पश्चात, जीडीपी में से निकालने के पश्चात, ठीक है, जीडीपी में से निकालने के पश्चात आपको एनडीपी की प्राप्ति होती है, पश्चात एनडीपी की प्राप्ति होती है, एनडीपी की प्राप्ति होती है, एनडीपी की प्राप्ति होती है। अब जैसे वही जीडीपी वाला एग्जांपल आप समझ लीजिए, एग्जांपल यहां दे लेते हैं, एग्जांपल आप यहां दे लेते हैं, मान के चलिए, मान के चलो, क्या समझना है आपको, देखो जी दो चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी थोड़ी सी। पहली चीज तो ये है, मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे जैसे किसान ही था, वही एक किसान था, उसने 2.5 लाख रुपए कमाए थे, जी हाँ, किसान ने टोटल जो इनकम कमाई थी, किसान ने टोटल जो इनकम कमाई थी प्राथमिक क्षेत्र से वो 2.5 लाख कमाई थी, ठीक है। लेकिन इस 2.5 लाख को कमाने के लिए उसको पहले खर्चा भी तो करना पड़ा था। क्या खर्चा करना पड़ा था सर? देखो 2.5 लाख को कमाने के लिए उसके द्वारा खर्चा करना, इसके द्वारा, किसान के द्वारा ये इनकम प्राप्त करने के लिए, इस इनकम को प्राप्त करने में खर्चा लगा। और वो खर्चा क्या था? जैसे सर ट्रैक्टर का भी तो खर्चा हुआ था इसमें, ट्रैक्टर का खर्चा, जो ट्रैक्टर वाले ने भी तो अपनी सर्विस दी थी, सही बात है। तो ट्रैक्टर वाले ने सर्विस देने के लिए कितने रुपए लिए थे सर? 5,000 रुपए लिए थे। अच्छा ठीक है भाई। सर जो किसान ने खेती यहां पे की थी उसके लिए बीज भी खरीद कर लाया था, वो उसके लिए वो बीज भी खरीद कर लाया था। बीज कितने का लाया था सर? 10,000 का तो बीज ही था, ठीक है। सर जो इसने फर्टिलाइजर भी यूज किए थे, उसमें फर्टिलाइजर भी यूज किए थे, फर्टिलाइजर उर्वरक भी यूज किए थे, वो कितने के थे सर? वो भी 5,000 के थे। अच्छा, बाकी सर 5,000 रुपए इसने मेहनताना भी दिया था, 5,000 रुपए इसने मेहनताना भी दिया था, लेबर के भी 5,000 रुपए दिए थे, लेबर के भी 5,000 रुपए इसने दिए थे, ठीक है। तो कुल मिला के किसान के पास, किसान ने जो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनाया था, किसान ने तो प्रोडक्ट ही बेचा था, सर्विस थोड़ी बेची थी, किसान ने तो प्रोडक्ट बेचा था, एक उत्पाद बेचा था, वस्तु बेची थी, ठीक है, वस्तु बेची थी। तो किसान के द्वारा यहाँ जो वस्तु बेचेगी 2.5 लाख, उसमें से इतना तो डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन हो गया, कितना हो गया? 5 10 5 15 10 25 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम मान के चलें कि यहाँ किसान की जो शुद्ध आय है वो कितनी आई, किसान की जो शुद्ध आय है वो बेसिकली कितनी आई, किसान की शुद्ध आय वो कितनी आई यहाँ पे सर? वो 250 माइनस 25 के यानी 25,000, तो वो कितनी आपकी देखने को मिल जाएगी? 225 लाख, 2,25,000। तो मेरे बच्चे इसी प्रकार से जो डेप्रिसिएशन होता है उसको अगर हम घटा लेते हैं तो वो चीज हमारी एनडीपी में काउंट होती है, ना कि जीडीपी में। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये तो जीडीपी में काउंट हुई, और ये वाली जो चीज है ये एनडीपी में काउंट हुई। इसी प्रकार से हर जगह आपका होता है। लिख लेना बच्चे इसमें, लिख लेना इसमें कि एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, समझे? चलिए, कोई यहां तक दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की आप में से किसी भी छात्र को। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बता दूं, थोड़ी क्लियर, थोड़ी आपके दिमाग में समझने वाली बात है, ठीक है, दिमाग में समझने वाली बात है, वो पीछे वाले पेज पे लिखना। ये मत सोचना कि सर ने आप जान के सर भूल गए थे आप लिखवा रहे, नहीं बेटा, लिखवाना ही अब था मुझे, आप जान के मैं लिखवाता ही ऐसे हूं। इसके अंदर याद रखना कि जब हम जीडीपी का आकलन करते हैं, जीडीपी के आकलन में घरेलू तथा या फिर भारत में रह रहे विदेशियों की आय को भी जीडीपी में शामिल किया जाता है। ये लाइन बहुत ध्यान से लिखना, भारत में रह रहे विदेशियों की आय को भी जीडीपी में शामिल किया जाता है। थोड़ा ब्रश छोटा, ज्यादा छोटा हो गया। भारत में निवास करने वाले, भारत में निवास कर रहे विदेशियों की आय को भी जीडीपी में शामिल किया जाता है। भारत में निवास कर रहे विदेशियों की आय को भी जीडीपी में काउंट करते हैं, जीडीपी में काउंट करते हैं। याद रखना, तो भारत के अंदर जो विदेशी हैं उनको भी जीडीपी के अंदर यहां काउंट किया जाता है, ठीक है, याद रखो। तो उम्मीद है ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है सर। भारत में जो निवास कर रहे विदेशी हैं उनको भी जीडीपी में काउंट करेंगे, बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया। अच्छा सर, क्या वो एनडीपी में काउंट होंगे? बेटा, एनडीपी को तो ज्ञात करने के लिए ही जीडीपी चाहिए पहले, तो वो तो आवश्यक होगा ही होगा। अच्छा, इन दोनों को लिखने के बाद आप लिख लेना कि जीडीपी की गणना में कभी भी दोहरी गणना नहीं की जाती, जीडीपी की गणना में कभी भी दोहरी गणना नहीं की जाती,
लिखता हूं नेक्स्ट पेज पर कि जीडीपी की गणना में जीडीपी की गणना में जीडीपी की गणना में गणना यानी कैलकुलेशन में जीडीपी गणना नहीं की जाती। लिखता हूं नेक्स्ट पेज पर कि जीडीपी की गणना में जीडीपी की गणना में जीडीपी की गणना में गणना यानी कैलकुलेशन में दोहरी गणना नहीं करते, दोहरी गणना नहीं करते। अब ये दोहरी गणना क्या बवाल चीज है, दोहरी गणना क्या बवाल चीज है वो समझिए। देखो बात क्या है कि दोहरी गणना नहीं करती होती। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे जीडीपी में योगदान देखते हैं एग्जांपल के लिए, जीडीपी में योगदान। ठीक है, एक किसान है, यह है एक फार्मर है। ठीक है सर, अब एक फार्मर ने क्या काम किया, कि फार्मर ने नॉर्मली टमाटर उगाए। फार्मर ने क्या करा, टमाटर उगाए, टमाटर बनाए। ठीक है सर जी, टमाटर उगाए, बना थोड़ी सकता है, उगाए। क्लियर जी सर। और टमाटर इसके टोटल हो गए मेरे भाई 10 केजी, और उसने वो 5 रुपए के रेट से बेच डाले। तो इसने क्या 5 रुपए के रेट से बेच डाले, तो इसको कितने की इनकम हुई, फार्मर को इनकम कितने की हुई, फार्मर को यहां इनकम कितने की हुई, इनकम कितने की हुई, इनकम सर फार्मर को इनकम हुई है 50 रुपए की। ठीक है सर, क्लियर है कि नहीं है जी सर जी। उसके बाद दूसरी चीज आप यहां पे लिख लेंगे, फार्मर किसने ये जो खरीदे हैं, फार्मर से खरीदे किसने, कंपनी वाले ने खरीदे, किसने, एक कंपनी ने खरीदे, कंपनी ए ने खरीदे। इसने क्या काम किया, 50 रुपए के तो इसको पड़े थे जी सर, इस पे 15 रुपए की लेबर कॉस्ट लगा दी। मतलब इन टमाटर को पिचकवा दिया, इनकी चटनी बना दी। ठीक है, इनकी चटनी बना दी टमाटरों की, तो इस पर 15 रुपए की लेबर कॉस्ट लगा दी। 15 रुपए की क्या लगा दी, लेबर कॉस्ट। इतना लेबर का खर्चा करा दिया। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, चलो 50 रुपए के तो इसको पड़े थे जी, उसके बाद 15 रुपए की लेबर कॉस्ट लगा दी, 15 रुपए की लेबर कॉस्ट लगा दी। और उसके बाद इसने इन्हीं को, और इसके अलावा 10 रुपए का अपना प्रॉफिट लगा दिया, 10 रुपए का अपना प्रॉफिट लगा दिया, 10 का अपना प्रॉफिट लगा दिया। और इस चीज को बेच कितने का दिया, 15, 60, 70, 5, 75 रुपए का। इसको बेचने कितने का दिया, 75 रुपए का बेच दिया। ठीक है, अब 75 रुपए का सामान जो है ये दुकानदार के पास आ गया, दुकानदार के पास आ गया। अब दुकानदार के पास ये कितने का पड़ा, दुकानदार को पड़ा सर 75 रुपए का, 75 रुपए का। ठीक है, 75 रुपए का था, दुकानदार ने इसमें 5 रुपए पैकिंग में खर्च किए, 5 रुपए पैकिंग में खर्च किए, और पैकिंग में खर्च करने के बाद 5 रुपए का अपना प्रॉफिट बनाया, और उसके बाद इसको कितने में, 85 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 85 में बेच दिया। तो मुझे ये बताइए कि टोटल जीडीपी कितनी बनी इस पूरे प्रोसीजर में। ये पूरा जो प्रोसीजर है इसका जीडीपी में योगदान कितना है, इस पूरी प्रोसीजर से जीडीपी में योगदान कितना है, बताओ फटाफट से। 2 योगदान आप यहां से देख सकते हैं सर। इसमें इसको ये पड़ा था 75 का, इसको ये पड़ा था 85 का, इसको पड़ा था 50 का। तो 2 तरीके हैं, 8, 7, 15 और 1, 16, और 16, 5, 21। एक तो हो सकता है कि सर 210 रुपए पड़े, 210 का योगदान हुआ। एक आप कह सकते हैं इसमें कि सर 85 रुपए का योगदान हुआ। ठीक है, तो ये समझिए। अब इसमें आप ये बताइए कि कितना योगदान इसका रहा है। इसको ए, इसको बी, फटाफट आंसर करो। ठीक है, फटाफट आंसर करो, उसके बाद मैं आपको कुछ और बताता हूं। फटाफट इसमें आंसर कीजिए, बहुत धुआंधार तरीके से। ठीक है, फटाफट धुआंधार तरीके से इसके अंदर आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए। तो प्रेमवीर का कहना है सर 85। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, बेचा तो वो कंपनी ए ने भी था और दुकानदार ने भी बेचा, तो दुकानदार ने भी है ना। दुकानदार को क्या इससे 85 रुपए नहीं बचे, या फिर कंपनी ने 75 रुपए नहीं बेचे? तो एक तरीके से कंपनी ने भी तो प्रोडक्ट बेचा है। अच्छा खुद बताओ सोच के कि कंपनी ने भी तो यहाँ प्रोडक्ट बेचा है और यहाँ इसने भी तो प्रोडक्ट बेचा है, तो ये भी तो प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिर्फ फार्मर अकेला थोड़ी प्रोडक्ट बना रहा है। बताइए, अरे भाई विशाल शुभम फिटनेस बताओ जरा।
चलो मैं बताता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इसका आंसर जो है नहीं कर पा रहे हैं। दो तीन तरीके हैं, दो तीन चीजें हैं, मैं बताता हूं कि इसका पहली बात तो करेक्ट आंसर वो 85 ही है। जो बच्चे 85 दे रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही, इसका 85 ही है। रीजन बिहाइंड दिस कि देखो जी, बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने एक बार काउंट कर लिया, तो इसको हम दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। जो एक बार काउंट हो गया वो दोबारा काउंट नहीं करेंगे। जैसे 75 हमने काउंट कर लिया, उस 75 को दोबारा काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक बार काउंट हो चुके हैं, तो इसको दो बार काउंट नहीं करेंगे। इसी चीज के लिए तो मना कर रहे थे कि जीडीपी की गणना में दोहरी गणना नहीं करते, ये चीज तो हम पहले ही बता चुके थे। अच्छा, या फिर इसमें याद रख सकते हैं आप कि जीडीपी की गणना करते समय जीडीपी की गणना अंतिम उत्पाद के मूल्य के अनुसार की जा सकती है, अंतिम उत्पाद के मूल्य के अनुसार की जाती है। जीडीपी की गणना अंतिम उत्पाद के मूल्य के अनुसार की जा सकती है, कि मूल्य के अनुसार की जाती है, अनुसार की जाती है, मूल्य के अनुसार की जाती है। याद रखेंगे आप, जी हाँ, स्टूडेंट ने कहा है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके की चीजें आपकी चलती हैं, जीडीपी में योगदान का प्रोसीजर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं आखिरकार ये जीएनपी क्या होती है, क्योंकि यह भी राष्ट्रीय आय का एक अवयव है। जीएनपी क्या होती है? जीएनपी, जीएनपी को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, अच्छा, जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं मैं उनको बता दूं कि बेटा जिन बच्चों का जवाब नहीं आ रहा, जिस प्रकार से अगर इसमें आप लोगों के द्वारा जवाब इसी प्रकार से कम दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर वीओडी अपलोड करा दी जाएगी, ठीक है। चलो, मुझे लगता है कि शायद आपको रिकॉर्डेड पढ़ने में ज्यादा मजा आता है ठीक है, चलिए, तो बता दीजिएगा अगर आपको वीओडी ही चाहिए तो वीओडी अपलोड करा दी जाएगी, ठीक है। आप अगर इंटरेक्शन कम चाहते हो तो बता देना, ठीक है। चलिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझिए, इसको क्या बोलते हैं? एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा उत्पादित की जाने वाली, उत्पादित वस्तु व सेवा का मौद्रिक मूल्य, उत्पादित वस्तु व सेवा का मौद्रिक मूल्य, सेवा का मौद्रिक मूल्य, वस्तु व सेवा का मौद्रिक मूल्य आपको यहां देखने को मिलता है। अच्छा, देश के नागरिक जो हो सकते हैं, सिर्फ वो हो सकता है कि वो भारत में, ये वो या हो सकता है वो देश में ही रहते हो, या ऐसा भी हो सकता है वो विदेश में रहते हैं। क्लियर? विदेश में भी हो सकते हैं। इसके अंदर एक नोट बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लेना, इसमें विदेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता, इसमें विदेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता। इसमें भारत में रह रहे, भारत में रह रहे विदेशियों की आय को शामिल नहीं करते, विदेशियों की आय को शामिल नहीं करते, शामिल नहीं करते, शामिल नहीं करते, ठीक है। मान के चलो ये इस प्रकार से आप समझ गए कि भाई ये है इंडिया का मैप, ठीक है, ये इंडिया का मैप आपका हो गया, ठीक है। इसके अंदर सर अब भारत के लोग भी हैं, विदेशी भी हैं, वस्तु भी बना रहे हैं और सेवा भी बना रहे हैं। जैसे एप्पल कंपनी है, अब इंडिया के अंदर आके अपने प्रोडक्ट बना रही है, तो है तो वो विदेशी, तो उसके द्वारा जो इनकम जनरेट की जा रही है वो भले ही जीडीपी में तो जुड़ जाएगी, लेकिन वो आपकी जीएनपी में नहीं जुड़ेगी, याद रखना, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए। अरे भाई आनंद, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कहने के लिए कुछ भी कहता हूँ आपकी क्लास में लाइव ही लूंगा। जैसा मैंने कहा था कि आप लोगों का जो बैच है मेरे लिए बहुत खास है, तो उसको मैं हमेशा बना के रखूंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये क्लास हमेशा लाइव आएगी, निश्चिंत रहो, ठीक है। चलो, वो तो मैं मजाक मजाक में कह देता हूँ, सीरियस मत हो करो ठीक है। अब जैसे भारत के लोग विदेशी भी हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे विदेश है, जैसे हम बात करें, यहाँ आपका बर्मा है, म्यांमार है, आपका म्यांमार है, या फिर आप मान के चलिए जैसे यहाँ पे आपका रशिया है, यहाँ आपका रशिया है, यहाँ आपका यूएसए है, यहाँ आपका कनाडा है, यहाँ आपका यूके है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि भारतीय वहां नहीं है सर, इन सभी में भी भारतीय हैं, जी हाँ, इन सब में भी भारतीय हैं। और ये जो भारतीय हैं यहाँ पे वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस इनकम को, इनकी जो इनकम है, इनकी जो इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है जीएनपी के अंदर, वो कैलकुलेट की जाती है जीएनपी के अंदर। और यहाँ जो विदेशी हैं इनकी इनकम को यहाँ से घटाया जाता है, ठीक है, इनकी इनकम को यहाँ से घटाया जाता है। अब फॉर्मूला देखिए, जीएनपी का फॉर्मूला देखिए, जीएनपी का फॉर्मूला देखिए, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश में भारतीयों की आय, विदेश में भारतीयों की आय,
भारतीयों की आय माइनस भारत में विदेशियों की आय, भारत में विदेशियों की आय और इसको इंडिकेट करने के लिए एक्स और वाई का यूज किया जाता है। ये एक्स और ये वाई से यूज किया जाता है। तो जीएनपी का फॉर्मूला जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला इसका होता है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मेरे बच्चे ये बताइए जीएनपी के बाद आखिरकार एनएनपी क्या होता है, जिसको विशेष तौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वोत्तम तरीका एनएनपी है, तो आखिरकार एनएनपी क्या होता है, एनएनपी के बारे में बात करते हैं। आखिरकार एनएनपी क्या होता है। ठीक है, ये पेज डबल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नोट हो गया, एक बार बताओ, नोट हो गया हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक है, ये फाइल आपको बेटा जो पीडीएफ मिलेगा उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि दरअसल ही मुझे एक पेज की आवश्यकता थी जिस कारण से मैंने इस पेज को डुप्लीकेट किया है। चलिए यहां पे समझते हैं जीएनपी, यहां पे समझते हैं आखिरकार जीएनपी क्या होता है। जीएनपी, जीएनपी तो समझ लिया, एनएनपी की बात कर रहे थे। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोला जाता है। अब इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझिए भाई साहब, कैसे बोलेंगे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे बोलेंगे, फॉर्मूला क्या है इसका, सीधा इसका फॉर्मूला याद रख लो, वो आपके लिए मोर देन इनफ है कि जब आपके पास जीएनपी आ जाए तो आप उससे एनएनपी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जीएनपी आपके पास आएगी, जीएनपी में से आप डेप्रिसिएशन हटा देना, डेप्रिसिएशन हटा देना, फॉर्मूला डेफिनेशन इसके बिल्कुल सेम है। डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को हटा देना, मूल्य ह्रास को हटा देना, आप प्राप्त कर लेंगे, मूल्य ह्रास को हटा देना, आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और राष्ट्रीय आय की गणना में, और राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में एनएनपी सर्व उपयुक्त अवयव है, यानी सबसे अच्छा अवयव है। राष्ट्रीय आय की गणना करना चाहते हो तो आपके पास अगर एनएनपी है तो बेस्ट है, एनएनपी है तो आपके पास बेस्ट है। इस तरीके से करके आप एनएनपी को भी बेसिकली यहां पे रिमेंबर रख सकते हैं। एक बार हल्का सा नोट कीजिए और बताइए, एक बार हल्का सा नोट कीजिए और बताइए। ठीक है, बिना परेशानी के आप बताइए, जैसे नोट हो जाता है। ठीक है, चलो जी, अगर ये चीज आप नोट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा और फिर मैं मान लूंगा कि आपको ये चीजें क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अब मैं बताता हूं, यदि, उसका जवाब दीजिएगा और फिर मैं मान लूंगा कि आपको ये चीजें क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अब मैं बताता हूं, यदि, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। मैंने सवाल पूछा, क्वेश्चंस देख लीजिए, एग्जाम में रिपीटेड है, एग्जाम रिपीटेड है, रिपीटेड, एग्जाम में रिपीटेड है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य, कौन सा तथ्य, कौन सा तथ्य गलत है, गलत है। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया, पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि हमेशा जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनडीपी। ठीक है, दूसरा फैक्टर जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनएनपी। ठीक है, तीसरा फैक्टर मैंने आपको यहां बताया कि जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू जीएनपी, जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू जीएनपी, जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू जीएनपी। ठीक है, चलिए, सदैव, या डी आप लिख लीजिए, जीडीपी इज बिगर देन जीएनपी।
ठीक है, बताइए बताइए इसके अंदर कौन सा तथ्य गलत है? ठीक है, बताइए। देखो इसके अंदर अगर मैं बात बताऊं कौन सा तथ्य गलत है, ये थोड़ा आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको जो क्लियर अभी नहीं हुआ है तो समझ लीजिए। देखो पहली बात तो ये सर, जो जीडीपी होता है वो हमेशा बड़ा होता है एनडीपी से। रीजन ये सही है, रीजन क्या है? क्योंकि सर एनडीपी प्राप्त करने के लिए आपको जीडीपी में से कुछ घटाना पड़ता है, मूल्यह्रास घटाना पड़ता है, और तब जाके आप उसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जीडीपी बड़ा है तभी तो उसमें से आप कुछ घटा रहे हो। जी सर सही बात है, तो मतलब ये फैक्ट तो सही है इसमें, लेकिन गलत पूछा है। जीएनपी में सेम केस होता है, जीएनपी का भी सेम रीजन है, क्योंकि अगर आपको एनएनपी प्राप्त करना है, अगर आपको एनएनपी प्राप्त करना है तो ऐसी स्थिति में आप जीएनपी माइनस मूल्यह्रास करोगे। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, यानी आप इसके अंदर उत्पादक हानि या उसमें से घटाओगे। जीडीपी जीएनपी के हमेशा इक्वल होता नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जीडीपी जीएनपी के इक्वल नहीं होता, जबकि जीडीपी बड़ा होता है जीएनपी से मेजर केसेस में, और जीडीपी जीएनपी से बड़ा होता है। जी हाँ ये करेक्ट है, लेकिन सी जो है इसके अंदर गलत है, गलत ही इसमें पूछा था, गलत ही इसमें पूछा था। द करेक्ट आंसर वुड बी सी, सी इसके अंदर सही उत्तर होगा, सी इसके अंदर सही उत्तर होगा। इसके बाद एक स्थिति की हम बात करते हैं, यदि विदेश में भारतीयों की आय, यदि विदेश में भारतीयों की आय, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखिए तभी आपको समझ में आएगा। यदि विदेश में भारतीयों की आय, भारतीयों की आय यानी इसको एक्स से डेडिकेट करते हैं, भारत में विदेशियों की आय से अधिक है, विदेशियों की आय से अधिक हो, की आय से अधिक हो, वाई से ज्यादा, उस कंडीशन में कौन सा केस जो है ट्रू होगा? उस कंडीशन में कौन सा केस ट्रू होगा? पहला, ऐसी कंडीशन में कौन सा केस ट्रू होगा? क्या ऐसी स्थिति में संतुलन अवस्था बनेगी? संतुलन अवस्था बनेगी। संतुलन अवस्था किसको बोलते हैं? संतुलन अवस्था बोलते हैं जीडीपी इक्वल टू जीएनपी को, जीएनपी को, पहली संतुलन अवस्था। दूसरी संतुलन अवस्था इसमें बनेगी कि जीडीपी बड़ा हो जाएगा, जीडीपी बड़ा हो जाएगा जीएनपी से, ठीक है। या सी आपकी बेसिकली बनेगी, सी आपकी इसमें बेसिकली बनेगी कि जीएनपी बड़ा हो जाएगा जीडीपी से, जीएनपी बड़ा हो जाएगा जीडीपी से, या डी इसके अंदर फैक्टर बनेगा, या डी इसके अंदर फैक्टर बनेगा। नो चेंज, नो चेंज। तो ये काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होता है ये वाला, बहुत बच्चे इसका आंसर भी नहीं कर पाते हैं, काफी अच्छा खासा डिस्प्यूटेड है ये क्वेश्चन। पिछले वाले बैच में जब मैंने क्वेश्चन कराया था, जो वीओडी वगैरह है आपके बैच में देखना, उसमें तो इसको रिगार्डिंग लेके कई क्लासेस में डिस्कशन हुआ है, इसमें हमें ये समझ में नहीं आया, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश करना थोड़ा अच्छे तरीके से। देखो मान के चलो कि विदेश में भारतीयों की जो आय है, जो विदेश में भारतीयों ने कमाया है वो 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, विदेश में भारतीयों ने 1 करोड़ रुपए कमाए। पहली कंडीशन तो ये है कि जो जीडीपी है, जो जीडीपी है वो इक्वल हो जाएगा जीएनपी के, वो जीएनपी के इक्वल हो जाएगा अगर इसमें प्लस एक्स और माइनस वाई कर देंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जीडीपी जीएनपी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? दिमाग में पहली बात तुम्हारे में आई कि अगर एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे तो जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाएगा, जो इसकी डेफिनेशन कहती है। इतनी तो बुद्धि में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये कह रहे यदि विदेश में भारतीयों की आय एक्स, भारत में विदेशियों की आय से ज्यादा है, यानी एक्स इसमें ज्यादा रखना है, एक्स इसमें ज्यादा रखना है, ठीक है। तो जीडीपी इज इक्वल टू एक्स हमें ज्यादा रखना है, ठीक है सर जी। तो एक्स को हम मान लें 50, मतलब ऐसा करो, एक्स को मान लो 2 और वाई को मान लो 1, ठीक है। तो जीएनपी, जीएनपी एक्स को हमने मान लिया 2 और वाई को मान लिया हमने 1, 2 माइनस 1 प्लस का 1, तो जीडीपी माइनस जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी इज इक्वल टू प्लस का 1, यही आएगा। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इसमें लगाइए कि जीडीपी को प्राप्त करने के लिए जीएनपी को 1 का सहारा लेना पड़ रहा है, तो मतलब क्या है कि सर जीडीपी बड़ा है, मतलब क्या है सर, जीडीपी बड़ा है। करेक्ट आंसर ये होगा, संतुलन अवस्था नहीं पहुंचेगी उसमें, संतुलन अवस्था उसमें नहीं पहुंचेगी, ठीक है, याद रखना। अच्छा अगर इसका उल्टा हो जाता, अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाता, अगर वो कहते कि यदि विदेश में भारतीयों की आय एक्स, भारत में विदेशियों की आय वाई से कम है, तो केस रिवर्स हो जाता। तो इन दैट केस, केस वुड बी रिवर्स, उसमें केस रिवर्स हो जाता, उसमें जीएनपी बड़ा हो जाता जीडीपी से। अब भाई समझ में बात? भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरे हिसाब से आपको इतने आते होंगे कि आप इस सवाल का जवाब समझ पाए। समझ में आया आपको? एक बार बता दो अगर ये समझ में आया है तो, बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको एक बार में समझ में आया।
ठीक है, क्लियर। एक सवाल और लिख लीजिए, विश्व में भारत की जीडीपी में रैंकिंग क्या है? विश्व में भारत की जीडीपी में रैंकिंग क्या है? विश्व में भारत की जीडीपी में रैंकिंग क्या है? भारत की जीडीपी में रैंकिंग क्या है? और रैंकिंग क्या है? पहली, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, बताइए। पांचवी, छठी, पहली, दूसरी, कौन सी है? सर जीएनपी का फॉर्मूला उल्टा है। बहुत बढ़िया, जीएनपी का फॉर्मूला उल्टा है, ठीक है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला उल्टा कर दिया मैंने, गलती से उल्टा कर दिया भाई, आई एम सॉरी भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला उल्टा हो गया है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला फॉर्मूला उल्टा हो गया है, और ये अनंत ने बताया है मुझे, ये फॉर्मूला उल्टा हो गया है। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई। तो जस्ट इसको आप दोबारा से रिकैलकुलेट कर देना, क्योंकि फॉर्मूला गलत हो गया बेटा, गलती से हो गया था। तो जीएनपी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, अगर इसको 2 रखें, इसको 1 रखें, तो जीडीपी प्लस 2 माइनस 1, तो जीडीपी प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ जीएनपी आ जाएगा। तो फॉर्मूला इसमें जीएनपी जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने गलत टिक लगा दिया है, फॉर्मूला गलत होने की वजह से, ठीक है। इसको कर देना, बी है ये ऑप्शन, करेक्ट आंसर अब ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया था, ठीक है। आई एम सॉरी अबाउट इट, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, आई एम सॉरी अबाउट इट, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया था। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। कोई नहीं, होता है, ठीक है। चलिए इसको देख लेना बेटा। तो जीएनपी को रिसीव करने के लिए जीडीपी में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने फॉर्मूला इसका उल्टा लगा दिया था। तो जो सिनेरियो मैंने अभी आपको समझाया था, उसको एक बार आप रिवर्स समझ लेना, ठीक है। चलो आगे, विश्व में भारत की जीडीपी में रैंकिंग कितनी है? विश्व में भारत की जीडीपी में रैंकिंग है 5th नंबर की, और वर्तमान में भारत की जीडीपी का साइज कितना है? वर्तमान में साइज कितना है? वर्तमान में 3.75 ट्रिलियन आपको देखने को मिलता है, 75 ट्रिलियन डॉलर्स आपको देखने को मिल जाता है। 6वें नंबर पे यूके है, 6th नंबर पे आपको यूके है, 1st नंबर पे आपका यूएसए है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी जीडीपी रैंकिंग, तो याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए सर 1 और 2 रखकर कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? बेटा मैंने 1 और 2 रख के ही तो कैलकुलेट किया है, 1 और 2 रख के ही कैलकुलेट किया। बेटा सवाल में जो कहा है, इसमें भारतीय गया एक्स का है, तो एक्स को बड़ा रखना पड़ेगा। वो कह रहा है ना ज्यादा है, तो एक्स को बड़ा रखो, वाई को छोटा रखो, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए। हाँ भाई फॉर्मूला उल्टा था, उसको सीधा कर दिया गया है, ठीक है। और थैंक यू भाई, ये बताया था किसने? अनंत ने बताया था कि सर आपने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, थैंक यू, ठीक है। चलो अगर कोई गलती हो जाती है मुझसे, तो मैं उस चीज को छिपाता नहीं हूं, और ना ही मैं ये कहता कि भाई मैं गलती नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैं गलतियां मान के उनको ठीक कराने में विश्वास रखता हूं। जब गलतियां हो जाती हैं तो गलतियों को गिनवाया नहीं जाता, उनको ठीक कराया जाता है। तो याद रखना, जब टीचर से गलतियां हो जाती है ना, तो टीचर के द्वारा उनको छुपाया नहीं जाता, उनको ठीक कराया जाता है। मान के चलो कल को अगर यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाता, और तब आप इसको सही करके आके कहते कि सर आपने तो ये बताया था, तो सबसे बुरा उस टाइम पे मुझे लग रहा होता और मुझसे ज्यादा आपको लग रहा होता कि सर ने एक चीज बताई थी, वो गलती से सर से गलत होगी, तो सर ने गलती छोड़ दी। तो मैं ऐसा नहीं करता, अगर मुझसे कोई चीज पुरानी किसी क्लास में भी गलत हो गई है, उसको मैं सही कराता हूं। उसमें भले ही मैं 1-2 मिनट के लिए, आप 2-4 बच्चे होंगे जो कहेंगे अरे सर को तो ये पता ही नहीं था कह सकते हैं, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बस आपका जो है किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो जाए, बस मैं ये चाहता हूं, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और आपके नोटबुक में या आपके क्वेश्चन में, पेपर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको सही करके आओ, ठीक है। चलो भाई, अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, आपसे और वार्तालाप करेंगे। जीडीपी जीएनपी के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स बचते हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। जो बच्चे कह रहे हैं सर फिजिक्स की और बायोलॉजी की वीडियो डलवा दीजिए, हम बात कर लेंगे, उसको अपलोड करा देंगे, ठीक है। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में आए। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू टुमारो। जय हिंद, धन्यवाद।